हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। फिलहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1। ऑलरेडी 2 वीडियो मेरी बन चुकी हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर। ठीक है, आज ये मेरा 3rd लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी चार्ज के बारे में, यानी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं। तो ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस तक जा सकते हैं। पहले लेक्चर 1 देखो, 2 देखो एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो थोड़ा सा मैं ना रिलेट कर देता हूं पुरानी 2 वीडियो से इस वाले टॉपिक को। देखो, वहां हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो मन में एक सवाल आता है कि मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, क्या है, कोई भी कंडक्टर या वायर, कोई मटेरियल मान लो, या इंसुलेटर जो भी है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो यहां पर है। ठीक है, ये 1 है ऑब्जेक्ट, ये 2 है। इन दोनों को हमने बाई फ्रिक्शन रब किया। तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी भी बॉडी से किसी में भी हो, तो कहीं ना कहीं यहां चल के भी तो जाएंगे। यहां तक पॉइंट समझ आया मैं क्या सोच रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने बोला कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करने पर बाई फ्रिक्शन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। उसमें क्या होता था कि हम रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी के ट्रांसफर होते थे। पर एक बात बताओ, जब एक जगह से दूसरे ट्रांसफर होते थे तो अंदर भी तो चल के जाते होंगे, कहीं ना कहीं अंदर भी तो फ्लो होता होगा। अगर यहां तक पहुंचेंगे तभी तो ट्रांसफर होंगे, यहां वाले इलेक्ट्रॉन भी, तो यानी फ्लो अंदर होता होगा। तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं कि वो फ्लो किस में होता है या कैसे होता है। तो फिर हमारे लिए सामने आए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ठीक है, रिलेट हो गया। अब चार्ज ट्रांसफर होता है, पहले फ्लो करता होगा कहीं से तभी तो ट्रांसफर होगा, कहीं से आएगा तभी तो दूसरी जगह जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जहां पर ये चार्ज फ्लो कर सके इजीली उसे बोल देना कंडक्टर, और जहां पर ये चार्ज फ्लो ना कर सके, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ना कर सके इजीली, तो कह देना इंसुलेटर। तो क्लियर हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली, जो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से क्या कर सकता है मेरे भाई, फ्लो कर सकता है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, वो कंडक्टर कहे जाते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें से चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है वो क्या बोले जाते हैं, कंडक्टर। एग्जांपल मेटल, ह्यूमन, यानी कि हमारे अंदर से भी चार्ज फ्लो कर जाता है। ठीक है, एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी वही बोला कि जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो ना कर सके उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है मेरे भाई, इंसुलेटर। एग्जाम्पल में रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। ये चीज आपने अपने घर में भी देखी होगी, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हो तो वो हाथ में रबर के ग्लव्स पहनते हैं। आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा हो, या फिर अगर हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते तो देखा वो नीचे वो रबर की चप्पल पहनते हैं। कोई भी नंगे पैर किसी भी वर्क को नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। और जो रबर होता है, यानी जो रबर की चप्पल होती है, स्लीपर्स होती है अपन की, वो क्या होती है, एज अ इंसुलेटर वर्क करती हैं। तो जब वो एज अ इंसुलेटर वर्क करती है तो सर्किट पूरा नहीं होता, यानी चार्ज फ्लो तो करेगा पर नीचे रबर आ गई तो अब आगे नहीं जा पाएगा। प्रॉब्लम है कि बॉडी में से चार्ज फ्लो करता हुआ निकल जाए तो शॉक लगता है बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या आ गया, बीच में इंसुलेटर आ गया, जो कि आपने पैरों में क्या पहन रखी है, स्लीपर्स पहन रखी है, किसकी, रबर की। क्लियर है। तो ये वाली बात होगी मेरे भाई कंडक्टर और इंसुलेटर की। यहां एक चीज नोट करनी है, क्या नोट करना है, कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड। देखो मेरे भाई, ये बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि कंडक्टर पर चार्ज होता है इंसुलेटर पर चार्ज नहीं होता। फिर से बता रहा हूं, कंडक्टर पर भी चार्ज होता है, इंसुलेटर पर भी चार्ज होता है। कैसे होता है, एक बात बताओ, हर चीज क्या है, मैटर। हर चीज क्या है, मैटर। और हर मैटर किससे बना है, एटम से। और हर एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं।
क्योंकि हर वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम टच कर पा रहे हैं, जिसमें मास है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, नो डाउट। तो बात आती है कंडक्टर इंसुलेटर में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये वर्ड बहुत मैंडेटरी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होना बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना बड़ी बात है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो वहीं यहां पर नोट में लिखा हुआ है व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर, जब भी कोई चार्ज कंडक्टर पर ट्रांसफर किया जाता है। कंडक्टर यानी क्या समझ गए, जिसमें से कि चार्ज आसानी से फ्लो कर सके। इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस। जब भी किसी कंडक्टर पर चार्ज जाता है, जब भी किसी कंडक्टर पर क्या जाता है मेरे भाई, चार्ज जाता है, तो एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि मान लो ये कंडक्टर है, क्या है मेरे भाई, ये एक कंडक्टर है। तो जब आपने चार्ज यहां दिया, जब आपने यहां पे क्या दिया, चार्ज दिया, तो ये पूरे के पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लो करता है चार्ज। ठीक है, आगे बोला है ऑन द अदर हैंड इफ सम चार्ज इज पुट ऑन अ इंसुलेटर, अगर कुछ चार्ज आपने इंसुलेटर को दिया, जैसे रबर को दिया, प्लास्टिक को दिया, वुड को दिया, तो इट स्टे एट द सेम प्लेस, यानी वो चार्ज उसी जगह रहता है। ठीक है, तो अब आपको याद आ रहा होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब दो सब्सटेंस को रब किया था और बोला गया था दो सुटेबल बॉडी को रब कर रहे हैं, तो वहां पर चार्ज ट्रांसफर हुआ था एक बॉडी से दूसरी बॉडी, बट उस दूसरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। यानी एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी पर तो गया, पर दूसरी बॉडी पर जाने के बाद उस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी पूरी बॉडी को चार्ज नहीं मिला, जिस जगह गया वहीं रुक गया। इसीलिए उसका नाम पड़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या पड़ा था, स्टैटिक, रुका हुआ है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, रुकी हुई, तो इसीलिए था सेम प्लेस पे स्टे करता है। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने दो सूटेबल बॉडी ली थी वो इंसुलेटर्स लिए थे। क्या लिए थे मेरे भाई, इंसुलेटर लिए थे दो। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर कंडक्टर लिए होते तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां रहती, रब करता, कंडक्टर होता, पास कर जाता पूरे में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने दो सूटेबल बॉडीज कैसी ली थी, हमने ली थी मेरे भाई दोनों सूटेबल बॉडी जो कि इंसुलेटर हो, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर तो हो जाए बट वहां से फ्लो करके दूसरी जगह ना जाए, वहीं रुका रहे जहां पर वो गया है। क्लियर है, आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह रहा है मन में या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने का तरीका है। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने का तरीका है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे सर था तो फ्रिक्शन, था तो फ्रिक्शन, क्या दिक्कत है, फ्रिक्शन से भी तो रब करके कर सकते थे, इसमें ऐसा क्या है। तो पहले फर्क बता देता हूं। देखो इसमें उसमें फर्क क्या था, पहली चीज फ्रिक्शन के अंदर दोनों बॉडी इंसुलेटर थी। दूसरी बात उसमें टच होना जरूरी था, यहां बिना टच किए फ्रिक्शन, वो बिना टच किए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को अलग अलग करेंगे। तो समझ आया, इलेक्ट्रीफाइड वहां जो किया था वहां टच करके किया था, यहां विदाउट टच करेंगे। तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरीके से वर्क करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या, इट इज द फिनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर। ध्यान देना इस वर्ड पर, कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाई करने का तरीका है। फ्रिक्शन में क्या था, इंसुलेटर थे दोनों, यहां पर एक कंडक्टर है, यानी ये एक तरीका है जिसमें टेम्पररी इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, किसको, कंडक्टर को, इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस appear at further end in the presence of nearby charged body। यानी अब ध्यान से समझना मेरे भाई, इनका कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि जब भी ये कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, पहली चीज ये क्या है, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, चार्ज बॉडी। और आप फिगर में देख सकते हो कैसी चार्ज बॉडी है भैया, ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब इसके पास आई, अब ये है कंडक्टर, इसमें तो चार्ज फ्लो कर सकता है, तो इन पॉजिटिव ने
क्या किया, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। तो जब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो सारे के सारे नेगेटिव किधर आ गए, इस साइड आ गए, क्लोज आने की कोशिश करने लगे। तो वही बोला है कि इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। इसका मीनिंग यही है कि जो अपोजिट चार्ज है वो उस एंड के क्लोज आ जाएगा। तो आ गया ना, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो क्लोज आ गए। तो वही यहां पे बोला गया था अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड, जो एंड पास में है वहां पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, अपोजिट। तो वही हुआ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। आगे बोला है इट्स क्लोजर एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट इट्स फर्दर एंड, यानी जो सिमिलर चार्ज है वो उसके दूर वाले एंड पे होगा, यानी फर्दर एंड पे होगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो दूर वाले एंड, यानी एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो इस पर कैसा चार्ज है मेरे भाई, पॉजिटिव। सिमिलर चार्ज, सिमिलर वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और वहां पर भी जो एंड में प्रोड्यूस हुआ वो भी पॉजिटिव। तो क्लियर है, सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हुआ क्लोजर एंड पे और सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ फर्दर एंड पे और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ क्लोजर एंड पर। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज बॉडीज की हेल्प से किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाई करने का तरीका। बिल्कुल समझ आ गया ना, इलेक्ट्रीफाई कैसे हो गया, एक एंड हो गया नेगेटिव और एक एंड हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी आपने एक चार्ज बॉडी ली, एक कंडक्टर लिया, उस चार्ज बॉडी को कंडक्टर के पास ले गए, बिना टच किए उस कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। उस कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाई कर दिया किस तरीके से कि जो आपका चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज तो यहां आ गया नजदीक, जो आपका चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज तो आ गया उसके नजदीक, और जो सेम चार्ज है वो चला गया दूसरे एंड पे। तो इस तरीके से हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कर दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द कंडक्टिंग रॉड आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। जो ये कंडक्टिंग रॉड पर चार्ज प्रोड्यूस हुए इन्हें बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो जब भी कभी वर्ड आएगा ना इंड्यूस्ड चार्जेस तो तुम समझ जाओगे कि इंडक्शन की हेल्प से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। इंड्यूस्ड चार्जेस बोलने का मतलब बस इतना है कि जो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बाय द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है, आई थिंक आपको इंडक्शन टॉपिक समझ आ गया होगा। इंडक्शन क्या है, सिंपली एक फिनोमेनन है जिसमें किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है, एक चार्ज बॉडी को लाया गया कंडक्टर के पास, उसको जैसे क्लोज लाए तो जो कंडक्टर था वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इलेक्ट्रीफाइड हो गया यानी उसका पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हमने बात कर लिया चार्ज ट्रांसफर कैसे हो गया, हमने बात कर ली चार्ज फ्लो कैसे करेगा कंडक्टर से। अब बात आती है, हमने ये भी बात कर ली कि इलेक्ट्रीफाइड कैसे करेंगे बिना टच किए। अब बात आती है कि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई मास और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे। क्योंकि देखो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में हम रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। एक बात बताओ, कोई भी मैटर है, क्या है, कोई भी मैटर है, ये वो वाला मैटर नहीं है जो आपके होते रहते हैं स्कूलों में, ठीक है, ये मैटर अलग है। आपके भी तो स्कूलों में मैटर होते रहते हैं ना क्लास में, वो अलग मैटर होते हैं, ये अलग मैटर है। तो जो अपन का मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है भाई, एटम से, यानी उसमें मास तो होगा ही होगा, नो डाउट। और हमने क्या डिस्कस किया, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, यानी मास और चार्ज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो भैया स्टडी तो करना बनता है कि मास और चार्ज में कोई रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, इनकी थोड़ी सी स्टडी करना बनता है। ठीक है मेरे भाई, करें स्टार्ट। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला पॉइंट स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जीरो का मतलब ये नहीं है कोई चार्ज नहीं है, जीरो का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पॉजिटिव भी हो, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया इसलिए जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जीरो हो सकता है दोनों चार्जेस एट सेम पॉइंट प्लेस हो, या फिर जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो चार्ज हो। तो यानी पता चला भैया इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इसको देखते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव,
यानी आपने कभी ये नहीं सुना होगा मास नेगेटिव है या मास जीरो है ना। अगर कोई मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो मानता हूं कि बहुत कम होगा लेकिन होगा तो सही ना, और नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पहला डिफरेंस। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मीनिंग मैं पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूं, थोड़ा सा आइडिया फिर दे देता हूं। यानी जो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज हो, वो जो चार्ज होता है किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो वो चार्ज होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे, यानी 1 2 3 4 5, वो बात अलग है, प्लस माइनस कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया ये वाला जो चार्ज है ना ये 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है भैया भैया ये 1.25 किलो का चार्ज है, 1.25 कोई मतलब नहीं है, 1.25 2.5 3.5 कोई मतलब नहीं है, 3.5 3.75 3.2 कोई मीनिंग नहीं है। अगर चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन का, या 2 का, या 3 का, 4 का, 5 का, यानी इंटीजर की फॉर्म में होगा। 1000 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, 157 152, लेकिन डेसिमल्स में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये थोड़ा सा छोटे लेवल पर ही है, यानी जब बड़ी क्वांटिटीज की बात करते हैं या बहुत बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो वहां इग्नोर कर देते हैं, पर फिलहाल अपन का ये टॉपिक नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग समझ आ गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे? इंटीजर की फॉर्म में होंगे, या 10 50 100 500 1000 2000 10000 20000। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी ऐसा कुछ बोला नहीं गया। मास तो भैया 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, यानी कि जो चार्ज होता है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा फर्क नहीं पड़ता। और स्पीड बढ़ने घटने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं वो स्पीड, यानी यहाँ जो स्पीड की बात हो रही है वो हो रही है लगभग, मान लो स्पीड ऑफ लाइट से कोई फ्लो कर रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बहुत स्पीड में है। ठीक है, तो भैया चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, स्पीड को बढ़ाओ या कम करो, यानी स्पीड बढ़ने पर चार्ज फर्क नहीं करता। मास पे देखते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, यानी कि बॉडी का मास इंक्रीज करेगा अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो। स्पीड बढ़ाई मतलब इसका मतलब ये नहीं 100 किलोमीटर पर आवर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो मेरा मास बढ़ गया, नहीं। इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पीड, लगभग ऐसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत बड़ी स्पीड होती है। ठीक है, अभी हम इसका एक रिलेशन भी देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि बॉडी का मास किस तरीके से डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से रखना, होल्ड करना। मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, अभी फिलहाल मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? तो पता चला भैया चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है स्पीड बदलने पर, लेकिन मास पे जरूर फर्क पड़ जाता है। और फर्क भी कैसा पड़ता है? मास बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी मास ऑफ द बॉडी कंजर्व नहीं होता। इस बात का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी का जो मास है वो हो सकता है एनर्जी की फॉर्म में चला जाए पूरा, तो मास कंजर्व नहीं होता, यानी कि पहले जो मास था वो बाद में रहे, हो सकता है वो मास एनर्जी की फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो यहां बोला चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, यानी चार्ज अगर है तो बाद में भी रहेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी चार्ज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फोर्स होती है या दो चार्ज की वजह से फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी? एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, एक नेगेटिव चार्ज रख दो, अट्रैक्टिव हो गई। या रिपल्सिव भी हो सकती है। रिपल्सिव कब होगी? जब दोनों को नेगेटिव चार्ज रख दो या दोनों को पॉजिटिव चार्ज रख दो। आगे की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात क्यों आ गई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग होता था जिन बॉडी पे मास हो, जिस भी बॉडी पर मास हो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही। अब चूंकि हम मास की स्टडी कर रहे हैं तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स का आना तो बनता है। तो जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो दो मास के बीच में फोर्स लगती है वो लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्होंने तो अपनी बात कह ली, इन्होंने अपनी बात क्या कह ली कि भैया हमारे जो चार्ज हैं उन पे जो फोर्स लग रही है वो या तो अट्रैक्टिव होगी
या रिपल्सिव होगी। तो इन्होंने बोला भैया हमारे जो मास पे फोर्स लगती है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी भी रिपेल करती नहीं है। तो यहां से पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, दोनों हो सकती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर, अच्छे से? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कहां कमेंट करोगे यार, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में भी कैंसिल आउट, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है डिफरेंट चार्जेस कैंसिल आउट हो सकती है। ऐसे अभी हमने बात की थी, अगर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए, नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर इक्वल अमाउंट में कैंसिल आउट, जीरो। क्या बोलेगा? जीरो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट, यानी कि चार बॉडी आ गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि अट्रैक्टिव है सारी, ठीक है। तो वो कैंसिल आउट नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई दो तीन, हो सकता है वो इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे, ऐसे करके कैंसिल करती रहेंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस मे बी कैंसिल आउट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट। क्लियर है? तो ये आपका जो डिफरेंस था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के बीच में। तो अब बात कर लेते हैं जो ये वाला पॉइंट था मेरा थर्ड वाला, कि भाई मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, यानी स्पीड बढ़ाओ तो मास ऑफ द बॉडी बढ़ता है। तो क्या एक फॉर्मूला है या क्या रिलेशन है जिसमें हमें ये पता चलेगा, ठीक है। तो वो रिलेशन हमारा ये वाला, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस पे एक टॉपिक ही आ गया कि भैया अगर स्पीड बढ़ रही है तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, मास पे क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज का तो अभी अभी बताया, चार्ज का भी क्या बताया, चार्ज का अभी अभी ये बताया कि भाई चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने स्पीड बढ़ाई, चार्ज में फर्क नहीं पड़ता, तो चार्ज तो यही क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज तो यही क्लियर हो गया, पहले भी डिफरेंस पढ़े थे वही क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं मास पे। तो इन्होंने बोला कि जो मास होता है वो इक्वल होता है m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां देख लो क्या क्या है। m नॉट जो है वो बॉडी का मास है। किसका मास है? बॉडी का मास, जब वो रेस्ट पर थी। कब है बॉडी का मास? जब वो रेस्ट पर थी, ठीक है भाई। 1 तो एक कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं। v क्या है हमारा? स्पीड ऑफ बॉडी, यानी जिस स्पीड से वो बॉडी चल रही है। और c क्या है हमारा? c हमारी है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट में होती है, यानी लाइट से ज्यादा तेज कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट नहीं चलता। तो हमने ले लिया कोई ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड में चलेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड में चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड में चलेगा, तो मैक्सिमम स्पीड ले ली c स्क्वायर, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो चल रही है। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगा v, जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगा। अगर मान लो इक्वल हो भी गया, अगर मान लो इक्वल हो भी गया, तो जो ये मास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? इनफाइनाइट। तो वही यहां पे बात की गई है कि मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़े। और किस रिलेशन से? इस रिलेशन से, यानी m इज इक्वल्स टू m नॉट बाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस बाई सी स्क्वायर, वियर m नॉट इज द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हाईएस्ट स्पीड है, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। तो वही यहां पे बोला गया, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशन। जो आपको बोर्ड पर रिलेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ती है। जैसे जैसे आपका v बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे v वैसे वैसे आपका मास भी बढ़ता जाएगा। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है भाई। चार्ज के बारे में एक पॉइंट डाल दिया था, चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज, स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस। जब स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज करती है तो चार्ज चेंज नहीं होता, तो वो हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट स्पीड का मास पर क्या पड़ता है, क्लियर है। तो आज अपन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
ये मैं इस टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ, जो ये क्लास 12th का मैंने शुरू किया है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है, आज की वीडियो मिला के मेरी 3 वीडियो हो गई, यानी कि 4th वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 वीडियो को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।